देखो आज का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम्स में छोटे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं की अवधारणा किस तरीके से दी गई, इन रेखाओं को किस तरीके से बनाएंगे अपन, और इनका क्या महत्व है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में अपन इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले वाली कक्षा में अपन ने देखा कि भाई कोई भी एक बिंदु आवेश है तो उस बिंदु आवेश के चारों ओर उसका प्रभावी क्षेत्र बन जाता है, विद्युत क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, उसके चारों ओर का प्रभावी क्षेत्र, जिसमें यदि कोई अन्य आवेश रखा जाए तो वो विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो इसको इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। यह आपका आवेश है। अब अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर मैं कोई इकाई धनावेश रखूं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई इकाई धनावेश रखूं तो वो किस प्रकार से गति करेगा, और उसको अगर गति करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, इकाई धनावेश को मैंने यहां रखा और इसको गति करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो ये किस प्रकार से गति करेगा बताओ। ये धनावेश है, ये इकाई धनावेश है, ये प्रतिकर्षित होगा और प्रतिकर्षित होकर इस प्रकार से ये गति करता हुआ अनंत तक जाएगा। तो ये जो एक रेखा बनती है, इस रेखा को अपन विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो एक्चुअली में जो आवेश है वो लगने वाले बल की दिशा में गति करने का प्रयास करेगा, और बल की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो इसका मतलब ये जो रेखा है वो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली रेखा हो गई। तो इसी रेखा को विद्युत क्षेत्र रेखा कहा गया। तो कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ पर परीक्षण धनावेश रखूंगा तो ये परीक्षण धनावेश इस पथ पर गति करता हुआ अनंत तक जाएगा। अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो ये ऐसे गति करता हुआ जाएगा। तो बेसिक रूप से मतलब ये हुआ कि भाई धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब बनाएंगे तो वो आवेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएंगी। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, पहली बात ये काल्पनिक रेखाएं हैं, और दूसरी बात विद्युत क्षेत्र को ग्राफीय निरूपण में इन रेखाओं का महत्व होता है। तो किसी भी धनावेश के लिए विद्युत बल रेखा आवेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा, इसकी परिभाषा क्या होगी, तो इसकी परिभाषा यही चीज होगी। इसीलिए मैंने आपको पहले ये वाली बात बताई कि भाई विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा परीक्षण धनावेश जिस पथ के अनुदिश गति करता है उस पथ को अपन विद्युत क्षेत्र रेखा के रूप में लेते हैं, और वो जो गति करने का जो प्रयत्न है वो उस बल की दिशा में होता है, विद्युत बल की दिशा में, और उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा ली जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई विद्युत क्षेत्र के अंदर खींची गई काल्पनिक निष्कोण रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, या जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, तो उस रेखा को अपन विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। अगर सपोज करो मैं अगर ऋणावेश लेता हूं तो ये किस प्रकार से रेखाएं बनेंगी। पहले मैं एकल ऋणावेश ले रहा हूं, यहां पर देखो यह है एकल ऋणावेश। कोई परीक्षण धनावेश मैं यहां पर रखता हूं तो परीक्षण धनावेश इस ऋणावेश से क्या होगा, आकर्षित होकर इस तरीके से आएगा। अगर मैं यहाँ रखता हूँ क्यू नोट परीक्षण आवेश को, तो ये इस प्रकार से यहाँ ऐसे आकर्षित होकर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परीक्षण आवेश धनावेश लेंगे हमेशा, और अगर आपका मूल आवेश ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर उस आवेश तक आएंगी। बात समझ में आ गई क्या। ये हम दोनों चीजें साथ साथ में कर रहे हैं। देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की चर्चा कर रहे हैं और इनके गुणधर्म या जो इनकी विशेषताएं हैं वो भी जो है साथ साथ में अपन उनकी स्टडी कर रहे हैं। तो पहला बिंदु के रूप में अपन ये कह सकते हैं कि भाई विद्युत क्षेत्र रेखाएं, देखो होती क्या, सबसे पहले परिभाषा ध्यान रखनी है कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक सीधी या वक्राकार निष्कोण रेखाएं जिनके किन्हीं भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, उस काल्पनिक रेखा को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। बनाएंगे कैसे या विशेषता क्या होगी, तो देखो एक ऋणावेश के लिए कोई भी धनावेश आप रखोगे इसके विद्युत क्षेत्र में तो उसको वो आकर्षित करेगा, और वो गति किस प्रकार से करेगा, वो अनंत से उस आवेश की ओर आएगा। तो एकल ऋण आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं का प्रारूप जो होगा वो इस प्रकार का होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके पास एकल धनावेश है, जैसा कि अभी अपन ने बनाई थी, एकल धनावेश है तो इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे बनेंगी। परीक्षण धनावेश अगर मैं यहाँ रखूंगा तो ये उसको प्रतिकर्षित करेगा, तो वो इस प्रकार से जाएगा। अगर मैं परीक्षण धनावेश यहाँ रखूंगा तो ये भी प्रतिकर्षित होकर ऐसे दूर तक जाएगा।
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। ऋणावेश के लिए अनंत से प्रारंभ होकर आवेश तक आती हैं, धनावेश के लिए आवेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। दूसरी बात, जब ये देखो आवेश जो है वो किसी वस्तु को दिया गया है, तो वस्तु का जो भी पृष्ठ है, जहां से भी विद्युत बल रेखा निकलती है ना, जहां से भी विद्युत बल रेखा निकलती है वहां पर वो लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलती है। इस बात का भी ध्यान रखना है, कहीं भी जो है ये कोई और कोण बनाते हुए नहीं निकलेगी, ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए किसी भी सतह से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है या प्रवेश करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो त्रिज्यीय होती हैं, ठीक है, और केंद्र की ओर निर्देशित रहती हैं। तो ये दो बिंदुओं के विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म में भी अपन इनको शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक धनावेश है, अगर मान लो आपके पास दो धनावेश है, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो इनकी विद्युत क्षेत्र रेखा, इनके आसपास जो विद्युत क्षेत्र है उसको, वो विद्युत क्षेत्र अदृश्य है, तो उनको हम इन काल्पनिक रेखाओं के द्वारा बनाकर दिखाएंगे कि भाई विद्युत क्षेत्र ऐसा ऐसा होगा, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। इन सारी चीजों को दिखाने के लिए ही हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर मान लो आपके पास दो समीप रेखे समान प्रकृति के आवेश हैं, चाहे वो दोनों धनावेश हों चाहे वो दोनों ऋणावेश हो, तो उनके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रारूप कैसा बनेगा, क्योंकि कई बार बोर्ड की कक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि इनके लिए प्रारूप बनाकर दिखाओ। तो देखो क्या करना है आपको, जब भी आपको किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रारूप बनाने के लिए कहा जाए तो आप परीक्षण धनावेश लेकर उसकी गति को देखो कि भाई ये किधर गति करेगा, और उस गति की दिशा में आप जो है उसकी एक रेखा बना सकते हो। जैसे कि मैंने ये धनावेश लिया, अगर मैं परीक्षण धनावेश यहाँ रखूंगा तो बोलो परीक्षण धनावेश इस प्रकार से गति करता हुआ जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर मैं परीक्षण धनावेश को यहाँ रखूंगा तो ये इस प्रकार से गति करता हुआ जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपको एज्यूम करते हुए चलना है ताकि सारी रेखाएं जो है सही तरीके से बन जाएगी। अगर मैं यहाँ रखूंगा तो ये इस प्रकार से गति करेगा, यहाँ रखूंगा तो इस प्रकार से गति करेगा, यहाँ रखूंगा तो इस प्रकार से करेगा, यहाँ रखूंगा तो इस प्रकार से। कहने का मतलब जो इधर वाली रेखाएं हैं वो इस प्रकार से आराम से बन सकती हैं। अब क्या होगा, अगर मैं मान लो यहां पर रखूं, अगर मैं यहां परीक्षण आवेश रखूं तो देखो इस आवेश की वजह से तो यह आवेश ऐसे गति करेगा, और यह वाला आवेश भी तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो इसकी वजह से बल इधर लगेगा। कहने का मतलब इस पर दो बल लगेंगे ऐसे, तो परिणामी बल क्या होगा, दोनों का सदिश योग करने से जो बनेगा, और जो दिशा वही होगी गति की जो परिणामी बल की दिशा है। तो कहने का मतलब ये आवेश जो है किस प्रकार से गति करेगा, ये ऐसे गति करेगा। इसकी वजह से तो इधर जाना चाह रहा है लेकिन ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये इस प्रकार से चला जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी ऐसे चला जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ भी ऐसे, और यहाँ भी ऐसे। तो कहने का मतलब यहाँ अगर मैं परीक्षण आवेश रखूं बीच में, तो बताओ वो किधर जाएगा। यहाँ बीच में परीक्षण आवेश रखेंगे तो इसकी वजह से वो उसी बल से प्रतिकर्षित होगा जितना इसकी वजह से इधर प्रतिकर्षित होगा। कहने का मतलब उसका परिणामी बल 0 हो जाएगा, तो वो किधर भी नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ एक भी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं है, और इसका परिणामी बल 0 है, इसका मतलब वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं है। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा कि भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किसी भी स्थान पर लगने वाले विद्युत बल से ज्ञात करते हैं। यहाँ विद्युत बल 0 है, इसका मतलब यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 है, इसका मतलब यहाँ विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ एक भी विद्युत क्षेत्र रेखा भी नहीं होगी। तो इस प्रकार के बिंदु को उदासीन बिंदु कह सकते हैं अपन, जहां कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा उपस्थित नहीं है, जहां परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 है, उस बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहेंगे, एंड या नुल पॉइंट अपन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अगर आपके दोनों ऋणावेश होते तब भी इनका प्रारूप ऐसे ही बनता। अगर मैं इसको ऋणावेश कर दूं और इसको ऋणावेश कर दूं तो क्या परिवर्तन आएगा, ये रेखाएं जो बाहर जा रही हैं वो रेखाएं अंदर की तरफ आने लग जाएंगी। चलो उनको एक बार अपन बना के देख लेते हैं जल्दी से। ये दोनों धनावेश के लिए इस प्रकार से बनेगी। अगर आपके पास दो ऋणावेश समीप रखे हुए हैं तो उनकी वजह से विद्युत क्षेत्र रेखा का प्रारूप कैसे बनेगा। देखो परीक्षण धनावेश को ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। अगर मैं यहाँ परीक्षण धनावेश रखूंगा तो ये आकर्षित करेगा, ठीक है, यहाँ रखूंगा तो ये आकर्षित करेगा, ये इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। अनंत ऋणावेश के लिए ये बेसिक चीज ध्यान रखना कि भाई ऋणावेश के लिए अनंत से प्रारंभ होकर आवेश तक विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती हैं, यहाँ आवेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। तो इस प्रकार से ये आती हुई विद्युत क्षेत्र रेखाएं का जो एरो है वो आपको इस तरीके से लगाना है। अब यहां पर क्या होगा बताओ, यहां पर कोई आवेश रखूंगा तो किधर भी नहीं जाएगा, तो 0। अच्छा यहां रखूंगा तो ये इसको इधर आकर्षित करेगा और ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा,
जिस तरफ बल ज्यादा होगा उसी की तरफ वो गति करेगा। तो आपको पता है किसी वस्तु, ये मार्कर है, इसके ऊपर दो बल लग रहे हैं, एक इसको इधर खींच रहा है, एक इसको इधर खींच रहा है। अगर इधर और इधर खींचने वाले दोनों बल बराबर हुए तो ये मार्कर कहीं गति नहीं करेगा, यहीं रहेगा। और अगर इधर वाला ज्यादा ताकतवर हुआ, वो इसको ज्यादा खींचेगा तो इधर गति करेगा। वही बात है। अगर मैं यहाँ परीक्षण आवेश रखता हूँ, यहाँ पर क्यू नोट, इस परीक्षण आवेश, ये धनावेश होता है तो ये ऋणावेश है, तो ये इसको इधर भी आकर्षित करेगा, ये भी आकर्षित करेगा। तो ये किस तरफ जाएगा? जिस तरफ बल ज्यादा होगा। और बल ज्यादा किधर होगा? अगर ये इसकी तरफ पास में है, नजदीक है, तो ये इधर आ जाएगा इस तरीके से। और अगर ये इसके ज्यादा नजदीक है तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और ये यहाँ पर एक उदासीन नुल पॉइंट, उदासीन बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो है वो हो जाएंगी एकल, दो समान प्रकृति के धनावेश, बिंदु धनावेश समीप रखे हों तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रारूप। दो समान परिमाण के ऋणावेश अगर समीप रखे हों तो उनके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं। एकल धनावेश के कारण और एकल ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रारूप अपन ने बना लिया। अब हम बात करेंगे अगर एक धनावेश हो और एक ऋणावेश हो तो विद्युत क्षेत्र प्रारूप किस तरीके से बनेगा, या विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से बनाएंगे। देखो, एक धनावेश और एक ऋणावेश हो, समान परिमाण के हों, विपरीत प्रकृति के हों, तो वो एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण अगर हो रहा है तो ये इस प्रकार से होगा, एक धनावेश है, एक ऋणावेश है। वैसे अगला टॉपिक अपना विद्युत द्विध्रुव रहेगा, तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण प्रारूप जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका धनावेश है, ये ऋणावेश है, समान परिमाण है, कुछ दूर रखे हुए हैं, तो ये विद्युत द्विध्रुव बनता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रारूप कैसा होगा वो अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखो इस प्रकार से हम जानते हैं, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आवेश से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती है भाई? अनंत तक जाती हैं। ऋणावेश के लिए अनंत से आवेश तक आती हैं, तो इनका एरो इस प्रकार से आते हुए लगाना है। बोलो बात समझ में आ गई? ऐसे पैरेलल नहीं बनेगी भाई, ये सतह के लंबवत ही निकलेंगे, ये ध्यान रखना है। बनाते वक्त इस चीज का ध्यान रखना है कि सतह के लंबवत निकलनी चाहिए विद्युत क्षेत्र रेखा। जैसे कि ये देखो कोण बन रहा है, तो इसे कोण बनाते हुए नहीं बनाना है। अब मुझे बताओ कि आवेश यहाँ पर अगर मैं कोई आवेश रखूं, परीक्षण धनावेश, इसको ये इधर आकर्षित करेगा और इसको ये वाला धनावेश प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला ऋणावेश आकर्षित करेगा। दोनों बल समान दिशा में है। मार्कर पर अगर दो बल में इधर लगाऊं तो इधर ही गति करेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ये परीक्षण धनावेश ऐसे ही गति करेगा, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा बन गई। अगर मैं इसको यहाँ रखूं, देखो यहाँ पर रखूं तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे 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 गति करता हुआ यहाँ आएगा। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखा बन जाएगी, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखा बन जाएगी। जितनी रेखाएं यहाँ से निकल रही हैं उतनी यहाँ पर प्रवेश कर रही हैं। तो कहने का मतलब ये एक विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रारूप हो गया। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो कि जितनी रेखाएं धनावेश से निकल रही हैं वो सारी घूम फिर के ऋणावेश पर आकर समाप्त हो रही हैं। तो ये हम एक गुणधर्म में शामिल कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। बात समझ में आ गई क्या? धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। जितनी देखो ये वाली रेखा इधर जा रही है, लेकिन ये घूम करके वापस इसके अंदर ऐसे मिल जाएगी। ये वाली जो रेखा है वो ऐसे घूम करके के इसमें मिल जाएगी। ये वाली रेखा है वो ऐसे घूम करके इसमें मिल जाएगी। ये वाली रेखा इसमें और ये वाली इसमें। जितनी रेखाएं यहाँ से निकल रही हैं उतनी की उतनी रेखाएं ऋणावेश पर आकर समाप्त हो जाएंगी। ये कब होगा? जब दोनों आवेशों के परिमाण समान हो। अब देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने का तरीका है एक, और हम जानते हैं कि अगर आवेश का परिमाण अगर बढ़ जाए तो विद्युत क्षेत्र और प्रभावी हो जाएगा, उसका दबदबा बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर आपके पास परिमाण समान नहीं है तब विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रारूप कैसा बनेगा, ये पॉइंट भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मान लो एक धनावेश है वो ज्यादा परिमाण का है और एक ऋणावेश है वो कम परिमाण का है। बात समझ में आ गई? प्रकृति तो विपरीत है, जैसे कि यहाँ है, लेकिन यहाँ आवेशों के परिमाण समान थे। यहाँ एक बड़ा आवेश है और एक छोटा आवेश। ऐसे मान लो कि ये 10 कूलाम है, ये 1 कूलाम है, ये 10 माइक्रोकूलाम है, 1 माइक्रोकूलाम है। इतना जो है इनमें 10 गुणा का अंतर है। अब देखो, धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर ऐसे निकलेंगी,
बात समझ में आई क्या? धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, और ऋणावेश के लिए अगर मैं यहाँ कोई आवेश रखूंगा तो बोलो किधर गति करेगा? चलो मैं पहले यहाँ रख लेता हूँ, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको आकर्षित करेगा। ये ध्यान रखना, ये हमेशा परीक्षण धनावेश ही लेते हैं अपन, तो आपको बल किधर लग रहा है वो उसके अकॉर्डिंग आपको अंदाजा लगाना है। ठीक है, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान प्रकृति के आवेश आकर्षित करते हैं। परीक्षण धनावेश अगर मैं यहाँ रखूंगा तो धनावेश की वजह से वो प्रतिकर्षित होगा, ऋणावेश की वजह से आकर्षित होगा, तो विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरीके से बन जाएगी। अगर मैं बताओ, अगर मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है, एक बार यहाँ रखकर देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो क्या होगा बताओ? ये धनावेश है परीक्षण, ये ऋणावेश है, ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, लेकिन ये अपनी इसको प्रतिकर्षित करेगा। अब ये बताओ, ये एक आकर्षित कर रहा है, एक प्रतिकर्षित कर रहा है, तो जो बल ज्यादा होगा उसकी दिशा में ये परीक्षणावेश गति करेगा, बल रेखा उसी तरीके से बनेगी। तो यहाँ पर जो है वो बल रेखा, अगर इसका बल ज्यादा है तो बल रेखा इसकी तरफ ऐसे प्रवेश करेगी, और इसको और ज्यादा दूर ले जाऊं तो मैं ये बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका बल कम हो जाएगा और इस वजह से ये इधर आकर्षित नहीं होगा, हो सकता है इसका बल ज्यादा हो जाए तो ये प्रतिकर्षित ही होगा। तो वो बल रेखा जो है वो इस तरीके से अपन बना सकते हैं। देखो यहाँ पर ये इस प्रकार से मान लो ये बल रेखा आ गई, इसमें इस प्रकार से बल रेखा आ गई, लेकिन अन्य बल रेखाएं जो है वो इस प्रकार से दूर जाती हुई आपको नजर आएंगी, इस प्रकार से। इस प्रकार से इनका वितरण जो है सम्मित नहीं होगा। यहाँ पर देखो इनका वितरण सम्मित है, यहाँ पर इनका वितरण सम्मित नहीं है। इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि आवेशों के परिमाण जो है वो समान नहीं है। तो जिधर आवेश का परिमाण बड़ा है वहां ज्यादा बल रेखाएं निकल रही हैं, और जहां आवेश का परिमाण कम है वहां पर कम बल रेखाएं उपस्थित रहेंगी। अगर एक धनावेश है तो धनावेश से बल रेखाएं निकल रही हैं और ऋणावेश में प्रवेश कर रही हैं, लेकिन सारी की सारी प्रवेश नहीं कर रही। यहाँ पर क्या था कि जितनी धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं उतनी की उतनी ऋणावेश में प्रवेश कर रही हैं। यहाँ जितनी धनावेश से निकल रही है उतनी सारी की सारी ऋणावेश में प्रवेश नहीं कर रही है। कुछ बल रेखाएं जो है वो अनंत तक भी जा रही है, जैसे कि ये बल रेखा है वो आगे अनंत तक जा रही है। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, ये ऐसे कैसे बना प्रारूप? देखो एक बार सपोज करो यहाँ पर परीक्षण आवेश था, तो ये ऋणावेश तो इसको आकर्षित कर रहा है और ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। इन दोनों बलों में से ज्यादा बल कौन सा है भाई? परिमाण तो इसका बड़ा है, ये बल ज्यादा है तो ये इसको इधर खींच रहा है, लेकिन ये बल ज्यादा होने की वजह से ये आ तो रहा है लेकिन ऐसे दूर जाकर ऐसे घूम कर आ रहा है। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि इसका डर लगता है तो इसके सामने इसके पास नहीं आ सकता, इससे दूर जाएगा, पहले दूर जाएगा तो इसका बल कम हो जाएगा और फिर ये इसके पास आएगा, इसका आकर्षण बल प्रभावी हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रारूप बनेगा। तो इनके माध्यम से अपन विद्युत क्षेत्र की विशेषताएं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुण पॉइंट बाय पॉइंट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये देखा कि भाई विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश में समाप्त होती हैं, लेकिन क्या कभी भी ऋणावेश से प्रारंभ होकर धनावेश पर समाप्त होती है क्या? कभी नहीं होती है। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं, ये भी इनकी एक विशेषता होगी। भाई विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी क्या नहीं बनाएंगी? बंद वक्र का निर्माण नहीं होगा, नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। ये धनावेश से प्रारंभ होकर और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं इस प्रकार से, लेकिन कभी भी ऋणावेश से प्रारंभ होकर धनावेश पर समाप्त नहीं होती। पहली बात। दूसरी बात, प्रकृति में ये सतत होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रकृति में सतत होती है, मतलब लगातार होती है, ऐसे नहीं कि बीच में गैप हो गया, टूट के बीच में। विद्युत क्षेत्र रेखा लगातार चलती है आवेश से लेकर अनंत तक, या जहां उसका डेस्टिनेशन है वहां तक। धनावेश से अगर वो ऋणावेश तक जा रही है तो बीच में कहीं भी गैप नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र रेखा प्रकृति में सतत होती है लेकिन बंद वक्र का निर्माण नहीं करती। बंद वक्र का मतलब, बंद वक्र तो ऐसे होता है गोल गोल घूमे ऐसे, तो अब अपन बंद वक्र कहेंगे। लेकिन ये धनावेश या ऋणावेश की तरफ जा रही है लेकिन ऐसे वापस थोड़ी आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर बंद वक्र का निर्माण नहीं होता, प्रकृति में ये सतत होती है। दूसरी बात, मैं एक धनावेश के लिए, एकल धनावेश के लिए एक बार विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाता हूँ। ये मान लो इस तरीके से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है, चारों तरफ निकलती है, मैं एक तरफ बता रहा हूँ, है ना। अब मैं यहाँ पर कोई एक एरिया लेता हूँ, इतना ही एरिया, ठीक है, एक मैं एरिया ले रहा हूँ, ये एरिया सेम है, ये एरिया मान लो ए है, क्षेत्रफल है ए, ये एक क्षेत्रफल बराबर है, ये भी ए है, ये भी एक क्षेत्रफल है, ये भी एक क्षेत्रफल है, समान क्षेत्रफल है। लेकिन वो क्षेत्रफल
जब इस आवेश के समीप होता है, इसका मतलब ये दूर जा रहा है ना, जब आवेश के समीप होता है तो देखो इसमें दो बल रेखाएं आती हैं, थोड़ा और दूर गए तो उसमें एक ही बल रेखा आती है, और दूर गए तो उसमें कोई बल रेखा ही नहीं आती है। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इस क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम होती जाएगी। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित जो रेखाएं हैं उनको अपन घनत्व कह सकते हैं। तो कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व आवेश से दूर जाने पर घटता है और आवेश के समीप आने पर बढ़ता है, ये भी एक विशेषता होगी। और विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। जहां ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वहां का विद्युत क्षेत्र भी उतना ही ज्यादा तीव्र होगा, उसका दबदबा उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये अपन पॉइंट्स का डिस्कशन कर रहे हैं। उसके अलावा विद्युत क्षेत्र रेखाएं वक्राकार भी हो सकती हैं, अपन ने देखा जैसे ये मुड़ी हुई है, देखो ये तो सीधी जा रही है लेकिन ये मुड़ी हुई है, तो वक्राकार भी हो सकती है। जब सीधी होगी तो उसी की दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन मान लो वक्राकार होगी तो विद्युत क्षेत्र हर बिंदु पर अलग अलग उसकी दिशा होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा हर बिंदु पर अलग अलग होगी। कैसे ज्ञात करेंगे? स्पर्श रेखा खींच दो। किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हो, विद्युत क्षेत्र रेखा की किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। ये बात परिभाषा में भी अपन कह सकते हैं। परिभाषा में अपन ने प्रारंभ में ये कहा था कि भाई विद्युत क्षेत्र रेखा वो रेखा है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। इसके अलावा कोई भी दो बल रेखाएं जो है वो एक दूसरे को काट नहीं सकती। एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है, इसका ये पॉइंट P ले लेते हैं। यहाँ स्पर्श रेखा के अकॉर्डिंग ये विद्युत क्षेत्र की दिशा आ गई। एक मान लो दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा है, वो भी यहां से गुजर रही है P बिंदु से। इसका मतलब क्या है कि दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है। अगर काटने वाले बिंदु पर मैं दोनों के ऊपर स्पर्श रेखा खींचूं तो अलग अलग दिशा बताएंगी। ये वाली रेखा कह रही है कि विद्युत क्षेत्र इधर है, ये वाली रेखा कह रही है कि विद्युत क्षेत्र इधर है। एक भी बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई? क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और किसी भी बिंदु पर अगर वो एक से ज्यादा मान हो गए तो वहां पर परिणामी अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करेंगे। सदिश योग होने के बाद एक ही परिणामी बनेगा और जो बनेगा वही परिणामी दिशा को व्यक्त करेगा। तो कभी भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि काटने वाले बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि संभव नहीं है। और अपन इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व मैंने आपको बता दिया। आवेश के समीप घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। आवेश से दूर जाते हैं घनत्व कम हो जाता है। कई प्रकार के प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाते हैं, छोटे मोटे प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे मैं एक प्रश्न लगा देता हूँ यहाँ पर, मतलब ऐसे समझाने के लिए, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। अब बताओ परीक्षण आवेश Q0 किधर गति करेगा? परीक्षण आवेश Q0 B से A की ओर गति करेगा। अगर मान लो यहाँ बीच में रख दूं मैं, तो परीक्षण आवेश बोलो A की तरफ जाएगा कि B की तरफ जाएगा? A बिंदु पास का बिंदु है, तो बोलो A बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। B बिंदु दूर का बिंदु है तो वहां तीव्रता कम होगी। परीक्षण आवेश धन आवेश उसके ऊपर प्रतिकर्षण का बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा तो वो गति कैसे करेगा? ये ऐसे गति करेगा। मतलब अधिक विद्युत क्षेत्र के बिंदु से कम विद्युत क्षेत्र के बिंदु की ओर परीक्षण धनावेश गति करता है। लेकिन अगर परीक्षण ऋणावेश ले लें तो वो अधिक विद्युत क्षेत्र के बिंदु से कम विद्युत क्षेत्र के बिंदु की ओर गति करेगा। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आपको फिर घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को एक बार देखते समझ जाओगे कि भाई ये क्वेश्चन क्या है। रटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। अगर आप रटने का प्रयास करोगे तो कोई भी चीज आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो हर कॉन्सेप्ट को आपको समझते हुए चलना है। एक दो इसके विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म अपन और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि समविभव पृष्ठ। आगे के क्लासों में अपन पढ़ेंगे। समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। जैसे कि मान लो ये एक पृष्ठ है, अगर इस पर तीन बिंदु है A B C, अगर प्रत्येक बिंदु का विभव VA VB और VC बराबर होगा, तीनों अगर बराबर होंगे तो इसका मतलब ये समविभव पृष्ठ के बिंदु हैं। तो समविभव पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा या विद्युत जो बल रेखा होती है वो विद्युत उसके लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ के लंबवत गुजरती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है। इसके अलावा दुर्बल क्षेत्र और प्रबल क्षेत्र का पता कैसे चलता है? दुर्बल क्षेत्र और प्रबल क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र के घनत्व से पता चलता है ना।
अगर दूर जाएंगे तो दुर्बल क्षेत्र आएगा, समीप आएंगे तो प्रबल क्षेत्र आएगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऋणात्मक आवेश के लिए भी ऐसा ही सत्य है। ऐसा नहीं कि ऋणात्मक आवेश में उल्टा होगा। जैसा जो घटना धनात्मक आवेश के लिए जो अवधारणा है वही ऋणात्मक आवेश के लिए अवधारणा विद्युत क्षेत्र को लेकर, परिमाण को लेकर अपन कह सकते हैं दिशा एक दूसरे की विपरीत होगी। ठीक है, तो मुख्य मुख्य सारे अपन ने गुण और इसकी डिटेल से चर्चा कर ली है अपन। अब अपन बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो अपन चर्चा करेंगे। फिर हम विद्युत द्विध्रुव की चर्चा करेंगे। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष रेखा पर तीव्रता ज्ञात करेंगे, निरक्ष रेखा पर द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, वो सारी चीजें हैं। एक चीज और ध्यान रखना है, एक समान विद्युत क्षेत्र असमान विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा कैसे व्यक्त करेंगे। अगर आपके पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे बनी हुई हैं, मतलब अंतराल समान हो और समांतर हो एक दूसरे के, अंतराल समान और समांतर हो, तो इन प्रकार की रेखाओं को से बनने वाला विद्युत क्षेत्र क्या कहलाएगा, एक समान। ये क्या कहलाएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र। गेप समान है मतलब घनत्व समान है सब जगह, और घनत्व समान है तो घनत्व परिमाण को व्यक्त करता है। मैंने कहा जहां बल रेखाओं की जो संख्या है वो घनत्व है, परिमाण को व्यक्त करता है। तो कहीं भी आप लोगे एरिया तो समान संख्या में बल रेखाएं आएंगी, तो इसलिए एक समान, और दिशा सबकी समान है, दिशा और परिमाण समान होते ही एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। ऐसे मान लो कि इस प्रकार से अगर लाइनें हों, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, अगर इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो ये विद्युत क्षेत्र कैसा है, ये विद्युत क्षेत्र, ये वाला विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि इसमें दोनों समान है। दोनों कौन कौन, परिमाण व दिशा, इसमें दोनों समान है। यहां पर देखो परिमाण तो समान आएगा क्योंकि घनत्व एक जैसा है, गेप एक जैसा है, गेप एक जैसा है, तो यहां पर परिमाण कैसा है, परिमाण यहां पर समान है। लेकिन बोलो दिशा अलग अलग है कि नहीं है, तो दिशा भिन्न है, देखते ही पता चलता है। बात समझ में आएगी क्या। और अगर ऐसी रेखाएं हों, यहां पर दो बल रेखाएं आ रही है, उतना ही एरिया यहां लो तो एक भी बल रेखा नहीं आ रही, मतलब घनत्व क्या हो गया, बोलो अलग अलग हो गया क्या, और समांतर भी नहीं है। तो ये हो गया परिमाण व दिशा दोनों भिन्न, यहां पर दोनों भिन्न है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बनाकर विद्युत क्षेत्र को व्यक्त किया जाता है। तो ऐसा क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए बनाते हैं। एक समान का मतलब परिमाण और दिशा दोनों समान है। अगर गेप बराबर आ रहा है तो परिमाण तो समान है लेकिन दिशा उल्टी है, जैसे ही रेखा मुड़ जाती है दिशा बदल जाती है। बात समझ में आ गई ना। अब अपन एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसके संबंध में जो भी बातें हैं उनकी चर्चा करेंगे। देखो भाई, हेडिंग है एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो भाई, ये मान लो आपका कोई एक एकल धनावेश है, एक आवेश लेना, धनावेश ले लो ऋणावेश ले लो, एक ही बात है, केवल दिशा का फर्क पड़ेगा, फॉर्मूला वही समान आएगा। तो एक धनावेश आपने लिया और इस धनावेश के कारण ये एकल बिंदु धनावेश है, इसके कारण यहां से r दूरी पर ये बिंदु P स्थित है। देखो दूरी कहां से मेजर करेंगे, हमेशा दूरी कहां से मापेंगे, जब आप कूलाम का नियम लगाते हो तब भी जो है आप वस्तु के केंद्र से, द्रव्यमान केंद्र से दूरी को मापते हो। तो जो दूरी है हमेशा वो केंद्र से मापी जाएगी। विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल, ये केंद्रीय राशियां हैं, तो जो भी केंद्रीय राशियां होती हैं उनका मापन केंद्र से किया जाता है, क्योंकि ऐसे तो वितरण अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, उसकी बात अपन बाद में करेंगे, फिलहाल इसकी बात करते हैं। देखो एकल धनावेश है, इसका मान लेते हैं क्यू है, कैपिटल क्यू, और इसे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, किसी भी विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु P पर यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होगी कि बिंदु P पर अगर मैं एकांक परीक्षण धनावेश रखूं तो एकांक परीक्षण धनावेश पर जितना बल लग रहा है वही बल इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। एक बात हो गई। और परीक्षण धनावेश पर जिस दिशा में बल लग रहा है वो दिशा
विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। दोनों बात समझ में आ गई। अगर आपको परिभाषा पता है, सूत्र पता है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो यहां पर मैंने एक परीक्षण धनावेश रखा, तो बताओ परीक्षण धनावेश Q नोट पर कैपिटल Q के कारण लगने वाला विद्युत बल, बोलो कितना होगा? लगने वाला विद्युत बल F इक्वल्स टू, निर्वात के अंदर अगर हम हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट अपॉन में R²। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर मैं इस बल को सदिश रूप में लिखना चाहूं तो मैं यहाँ वेक्टर लगाऊंगा, तो बोलो यहाँ एकांक सदिश से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि सदिश कब बनता है? जब परिमाण को एकांक सदिश से गुणा किया जाता है। अब ये आर कैप की दिशा किधर है बताओ? ये आर कैप की दिशा है, क्योंकि हमें पता है कि धनावेश और ये भी धनावेश, तो ये परीक्षण आवेश इधर प्रतिकर्षित होगा, तो जो दिशा आएगी वो इधर आएगी। तो हम आर कैप की दिशा को डिनोट कर देते हैं कि इसको नाम बोल देते हैं O और इसको बोल देते हैं P, तो O से P की ओर, ठीक है। आर कैप की दिशा OP के अनुदिश है। बात समझ में आ रही है? आर कैप की दिशा किधर है भाई? O से P की ओर है। और इस बल की दिशा भी किधर है? इधर ही है, क्योंकि इस आवेश पर बल लग रहा है भाई, इस आवेश पर बल लग रहा है तो इधर जाएगा, प्रतिकर्षण बल है। तो ये बल जो है सदिश रूप में अपन ने लिख दिया। अब ये बल तो लग रहा है इस Q नोट के ऊपर। अगर Q नोट का मान एकांक हो, चूंकि अपन जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बताओ? चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वेक्टर E इक्वल्स टू वेक्टर F अपॉन में Q नोट। परीक्षण आवेश को एकांक बनाने के लिए हमने उस बल में बल में Q नोट का भाग देना है। सीधी सी बात है, भाग देंगे, एकांक बन जाएगा। कितना आएगा बोलो? वेक्टर E इक्वल्स टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट अपॉन में Q R², आर कैप, ये कट जाएगा वैल्यू पुट करने के बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल Q अपॉन में R² आर कैप। ये बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ? ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। थोड़ा सा इसका मॉडिफिकेशन करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को K लिख देता हूं मैं, तो KQ अपॉन में R² लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ? KQ अपॉन में R²। अच्छा, K की वैल्यू माध्यम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। निर्वात है तो 9 × 10⁻9 ऐसा पद्धति में, अन्य कोई माध्यम है तो वो वैल्यू आ जाएगी, तो वो अलग अलग वैल्यूज आएंगे। ये K परावैद्युतांक नहीं है भाई, ये स्थिर विद्युत के अंदर बल का समानुपाती नियतांक है, जिसकी वैल्यू दो तरीके से डिपेंड करती है, मात्रक पद्धति और माध्यम के अकॉर्डिंग। तो ये फॉर्मूला हो गया। देखो आर कैप हमने पहले ही कह दिया कि O से P की ओर डिनोट करने वाला एक एकांक सदिश है। तो बोलो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी वही आई आर कैप, जो इस बल की दिशा थी। ठीक है, कब से हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि भाई जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है धनावेश पर, उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा लेते हैं। तो यहाँ पर बोलो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में आएगी कि नहीं आएगी? तो धनावेश के लिए, एकल धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय रूप से अनंत तक जो है जाते हुए उसकी दिशा होती है। और ऋणावेश के लिए क्या हो जाता? अगर ये ऋणावेश होता तो ये परीक्षण धनावेश प्रतिकर्षित होने की बजाय आकर्षित होता, तो आकर्षित होता तो ये माइनस आर कैप हो जाता, ये माइनस आर कैप हो जाता, बल आकर्षण का लगता, तो दिशा क्या हो जाती भाई? अनंत से उस आवेश की तरफ आते हुए हो जाती। तो इसीलिए अपन ये कह सकते हैं कि भाई अगर आपके पास एकल धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से आवेश से निकलकर अनंत तक जाता है, और अगर आपके पास ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है अनंत से आवेश की तरफ आते हुए होगी। बात समझ में आ गई क्या? दूसरी बात, परिमाण की बात करें तो सिंपल लिखेंगे आप भाई E इक्वल्स टू KQ अपॉन में R²। तो E जो है वो किसके समानुपाती है? क्या पता चला भाई? K की बात कर ली हमने कि माध्यम पर डिपेंड करता है, मात्रक पद्धति पर। क्यों? एक बार आवेश ले लिया उसका परिमाण निश्चित है। R² दूरी के अनुसार, एक तो दूरी के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण बदलेगी। तो दूरी के साथ कैसे बदल रही है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब ये भी व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करती है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। दूसरी बात, अगर आप दूर जाते जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब ये हो गया अगर आप पास आएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी। और किस अनुपात में? वर्ग के रूप में।
तो इसलिए वर्ग के उत्क्रमणानुपाती है, मतलब अगर आप डबल दूर चले जाओगे तो विद्युत क्षेत्र 4 गुना कम हो जाएगा, अगर आप ट्रिपल दूर चले जाओगे तो विद्युत क्षेत्र 9 गुना कम हो जाएगा। अगर आप विद्युत क्षेत्र E और उस बिंदु आवेश से दूरी r के बीच में ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ जो इस प्रकार का बनेगा, E समानुपाती 1/r²। ठीक है, इसके अलावा अगर आप 1/r² ग्राफ बनाओगे तो सीधी रेखा भी प्राप्त हो सकती है। अगर मैं ग्राफ बनाता हूं E और 1/r² के बीच में, तो जो है इस प्रकार से सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो ये दूरी के साथ परिवर्तन वक्र है बिंदु आवेश के कारण। बोलो बात समझ में आ गई क्या? देखो भाई, बिंदु आवेश के कारण अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे थे। एकल बिंदु आवेश लिया, r दूरी पर बिंदु P मान लिया, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए परीक्षण धनावेश को यहाँ पर रखा, परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को कूलाम के नियम से लिखा, Q1 Q2/r², या फिर K का मान रख दिया, उस बल के अंदर हमने Q0 का भाग दिया। तो इस प्रकार से सूत्र आपको याद रखना है, बिंदु आवेश के कारण KQ/r², ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे। ठीक है, अगर मान लो ये कोई धातु है, ठीक है, ये कोई धातु है, तो और ये मान लो आवेशित है। ठीक है, ये धातु क्या है? आवेशित है। तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है किस प्रकार से, विद्युत क्षेत्र रेखा का प्रारूप कैसे बनेगा? देखो, विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे, अगर ये ऋणावेश है तो ऐसे आएगी अनंत से, ठीक है, और अगर ये धनावेश है तो अनंत तक जाएगी। ठीक है, कोई भी चालक वस्तु होगी तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं जाएगी। ठीक है, मैं आपको बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन चाहे कैसे ही पूछा गया हो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे अंदर से कभी नहीं जाएगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक से ऐसे घूम करके ऐसे जाएगी। मतलब जैसे अगर मैंने ये अंदर से ऐसे इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखा बनाएगी तो ये गलत प्रारूप है। इस प्रकार से बनाएंगे, अगर ये चालक वस्तु ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखा आ रही है तो वो ऐसे घूम करके ऐसे जाएगी। धातु के लिए, चालक के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी अंदर प्रवेश नहीं करती है। क्यों नहीं प्रवेश करती है भाई? क्योंकि अंदर किसी भी स्थान पर विद्युत बल कितना आएगा? 0। ये मान लो अगर आवेशित थी तो ये परीक्षण धनावेश को यहाँ से प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो इधर भी तो धनावेश है, वो भी इधर प्रतिकर्षित करेगा, परिणामी बल 0 हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है और विद्युत क्षेत्र की रेखा भी वहां पर 0 होगी। ठीक है, तो चालक या धातुओं के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या 0 होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। दूसरी बात, अगर आप किसी चालक वस्तु को आवेश दोगे, अगर ये चालक वस्तु है, इसको आवेश दोगे तो आवेश सतह के ऊपर ही जाएगा, उसके आवेश जो है अंदर नहीं जाएगा। क्योंकि आवेश जैसे ही अंदर जाएगा तो समान प्रकृति का आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षित करेगा तो ये आवेश वापस मैक्सिमम दूरी बनाएगा एक दूसरे के बीच में। क्योंकि प्रतिकर्षण बल कब होगा? जब वो ज्यादा से ज्यादा दूर जाएगा आवेश। तो इस प्रकार से आवेश जो है चालक वस्तु के अंदर सतह के ऊपर फैल जाता है, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए मान लो, या न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, इस वजह से सतह पर जाता है। और अगर कोई कुचालक वस्तु है तो कुचालक वस्तु में जहां आवेश आपने दे दिया वही रहेगा, क्योंकि कुचालक वस्तु के अंदर से आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, वो चल नहीं सकता। चालक वस्तु के अंदर आवेश प्रवाहित हो सकता है, चल सकता है, इसलिए वो सतह पर चला जाता है प्रतिकर्षित होकर। तो कहने का मतलब जहां दिया वही होगा। अगर मैंने यहाँ आवेश दिया तो यहीं रहेगा, मैंने पूरी वस्तु का आवेश दे दिया तो वो कहाँ रहेगा भाई? वो सब जगह रहेगा। ऐसा नहीं कि केवल सतह पर रहेगा, वो पूरे उसके आयतन के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको एक बार रिवीजन के तौर पर बता रहा हूँ। इसके अलावा आवेश के बारे में आपको और क्या ध्यान रखना है भाई? आवेश जो है वो द्रव्यमान से संबंध राशि है। बिना द्रव्यमान के आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान का अस्तित्व होता है। ठीक है, आवेश जो है वो एक निश्चल राशि है, मतलब चाल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन विशिष्ट आवेश Q/m चाल बढ़ने के साथ घट जाता है, विशिष्ट आवेश घट जाता है, जबकि आवेश के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। अगला अपन बिंदु लेंगे अब विद्युत द्विध्रुव। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इसकी अपन चर्चा करेंगे, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उसके लिए विद्युत क्षेत्र किस प्रकार का बनता है, और अन्य बातें जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बोर्ड परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक।